डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का नेक्स्ट पार्ट। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 301 से लेकर 350 तक। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 301 में पूछा है कि सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो ये होता है 1730 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 302 में पूछा है कि सिलिका का कहाँ पे यूज किया जाता है। तो सिलिका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है और इसको हम यूज करते हैं सिलिका ब्रिक्स में, ग्लास फर्नेसेस होते हैं इसकी लाइनिंग में और पोक ओवन में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 303 में पूछा है कि कुछ रिफ्रैक्टरी मटेरियल यहाँ पे गिवन है और इनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है इस तरीके से कि इनके मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। तो एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते। दूसरा, इसका जो आंसर गिवन है आंसर की में वो भी सही नहीं है। इसका आंसर की में आंसर गिवन है वो है जो कि ऑप्शन बी है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट इस टाइप से होते हैं। मैग्नीशिया का होता है 1852 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे तो ऑप्शंस में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मैग्नीशिया की जगह मैग्नीशियम लें, मैग्नीशिया का होता है 1852 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम का होता है 600 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैग्नीशियम ले मैग्नीशिया की जगह तो फिर ऑप्शन ए में जो गिवन है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डोलोमाइट है, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद बॉक्साइट, उसके बाद क्रोमाइट। टेम्परेचर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 304। 304 में लिस्ट 1 में रिफ्रैक्टरी मटेरियल गिवन है और लिस्ट 2 में उनका मेल्टिंग पॉइंट गिवन है। हमें मैच करना है कि कौन से रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ए का 4 होगा, बॉक्साइट का 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का 3, सी का 1, डी का 2। पूरा आपको याद नहीं रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी एक का याद रख सकते हो, जैसे कि आपने बॉक्साइट का याद रख लिया उतना सफिशिएंट है क्योंकि एक ही ऑप्शन इनमें ऐसा है जिसमें बॉक्साइट का 400 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 305। इसमें पूछा है कि हाई क्वालिटी का कोई रिफ्रैक्टरी मटेरियल है विच कंटेन्स प्योर क्ले आर ऑक्साइड ऑफ। जो हाई क्वालिटी के रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जिनमें की क्ले होती है, प्योर क्ले, वो किसके ऑक्साइड होते हैं। तो वो एल्यूमिना के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, कार्बाइड भी हो सकते हैं और मैग्नीशिया के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 306। इसमें पूछा है कि कौन से मेटल हैं जिनको हम एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज करते हैं। तो ये 3 मेटल यहाँ पे गिवन है, तीनों को एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज किया जाता है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। तो मोलिब्डेनम भी होगा, जिक्रोनियम भी होगा, टंगस्टन भी होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 307। 307 में पूछा है कि क्ले और मेटल का कितना परसेंटेज होता है सेरामिक में। सेरामिक एक मटेरियल होता है जो कि बना होता है सेरेमिक और मेटल से, और इसमें मेटल का परसेंटेज होता है वो 20% या फिर इससे लेस होता है। तो इस हिसाब से देखें तो फिर आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा क्योंकि बाकी में तो 20% से ज्यादा है मेटल का परसेंटेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 308। क्वेश्चन 308 में पूछा है कि ब्रिक अर्थ में वो कौन सा मटेरियल होता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके एक्सेस में होने के कारण ब्रिक्स हैं वो श्रिंक और व्रैप होती हैं। तो ये होता है एल्यूमिना के कारण। एल्यूमिना होता है ये ब्रिक अर्थ को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है, बट अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो उस केस में श्रिंकेज वगैरह की प्रॉब्लम आएगी ब्रिक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 309। इसमें पूछा है गुड ब्रिक अर्थ में किसका कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो एल्यूमिना का 20 to 30% होना चाहिए, सिलिका का 50 to 60% होना चाहिए, 5% लाइम होता है और 5 to 6% है ऑक्साइड ऑफ लाइम होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 310। क्वेश्चन 310 में 2 लिस्ट गिवन है और हमें मैच करना है। यहाँ पे लिस्ट 1 में मटेरियल गिवन है, लिस्ट 2 में उसके यूजेस गिवन है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। कार्बन ब्रिक
लाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, जिरकॉन पोर्सिलेन, इसका होगा मैन्युफैक्चर ऑफ स्पार्क प्लग्स, कार्बन एंड ग्रेफाइट का होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ एटॉमिक रिएक्टर रॉकेट्स, डी का होगा 4। ये यहाँ पे गिवन है ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 311। क्वेश्चन 311 में पूछा है कि पोर्सिलेन को प्रिपेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो क्ले यूज की जाती है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो प्योर भी होनी चाहिए सफिशिएंटली, प्लास्टिसिटी भी उसमें होनी चाहिए, उसमें टेनेसिटी भी होनी चाहिए। टेनेसिटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके कारण उसमें हार्डनेस होती है और डिफॉर्म्ड, और उसको ब्रेक करने के लिए उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 312 में पूछा है कि पोर्सिलेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं। तो इसमें क्ले भी होता है, क्वार्ट्ज भी होता है, फेल्डस्पार भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 313। 313 में पूछा है कि पोर्सिलेन है, इसका हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो एक हार्ड और गुड रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो इसको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं सैनिटरी वेयर्स में, स्टोरेज वेसल्स में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में भी और रिएक्टर चैम्बर्स में भी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 314। यहाँ पे पिक करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट गिवन है पोर्सिलेन के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। जो लो वोल्टेज पोर्सिलेन होता है ये प्रिपेयर किया जाता है ड्राई प्रोसेस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 315। इसमें पूछा है कि लो वोल्टेज पोर्सिलेन जो होता है उसका यूज हम मेनली कहाँ पे करते हैं। तो इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो इंसुलेटिंग ट्यूब्स में भी इसका यूज होता है, लैंप सॉकेट में भी होता है, स्विच ब्लॉक में भी होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 316। क्वेश्चन 316 में पूछा है कि ब्रिक अर्थ में अगर सैंड प्रेजेंट है तो वो किसको प्रिवेंट करता है। तो सैंड में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, सैंड की जगह यहाँ पे होना चाहिए सिलिका। और ऑप्शंस में गिवन है क्रैकिंग ऑफ ब्रिक्स, रैपिंग ऑफ ब्रिक्स, श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स। तो सिलिका होता है ये तीनों को ही प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 317। क्वेश्चन 317 में डिफरेंट टाइप की क्ले यहाँ पे गिवन है और हमको अरेंज करना है कि इनमें सिलिका का जो परसेंटेज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो सैंडी क्ले में सबसे ज्यादा होता है सिलिका का परसेंटेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलकेरियस क्ले, फिर प्योर क्ले, उसके बाद सैंडी क्ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन 318। क्वेश्चन 318 में गिवन है कि क्ले को जो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के लिए यूज करते हैं उसको हम डग आउट करते हैं, मतलब खोदते हैं हम उसको, और उसके बाद उसको वेदर होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो ये कितने टाइम के लिए हम छोड़ते हैं। तो ये हम जो मानसून वाला सीजन है उसके लिए छोड़ते हैं, जो इसको प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 319। क्वेश्चन 319 में पूछा है कि क्ले के इंग्रेडिएंट्स का हम एक हार्मोनियस मिक्स बनाते हैं ब्रिक बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो ये होता है ब्लेंडिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 320। यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस गिवन है और इनका डिस्क्रिप्शन गिवन है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। ए में गिवन है वेदरिंग, तो वेदरिंग होता है सॉफ्टनिंग, तो ए का हो जाएगा 3। बी में गिवन है पगिंग, तो पगिंग होता है ग्राइंडिंग क्ले विथ वाटर टू मेक प्लास्टिक, ताकि वो जो मिक्सचर है वो उसमें प्लास्टिसिटी आ जाए। तो बी का हो जाएगा 4। सी में है ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग होता है हार्मोनियस मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सी का हो जाएगा 2। और डी में है टेम्परिंग, टेम्परिंग होता है टू अचीव प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो डी का हो जाएगा 1। तो और ये गिवन है ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे गिवन है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 321। क्वेश्चन 321 में ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और हमें पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, और ये सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ए में गिवन है कि बुल्ज जो ट्रेंच किल्न होती है
वो ग्राउंड में एक्सक्वेटेड होती है। बी में गिवन है कि होफमैन्स किल्न जो है वो ओवरग्राउंड कंस्ट्रक्टेड होती है। सी में गिवन है कि टनल किल्न जो है वो एज ए टनल कंस्ट्रक्टेड होती है। तो ये टनल किल्न है, ये थोड़ा मॉडर्न है इनके कंपेरेटिवली, और सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 322। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है हैंड माउल्टेड ब्रिक्स की स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। तो इनका एग्जैक्टली तो कुछ रेफरेंस नहीं मिल पाया है। यहाँ पे आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी गिवन है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 6000 टन पर मीटर स्क्वायर होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 200 टन पर मीटर स्क्वायर होगी, और सीरिंग स्ट्रेंथ है वो 600 टन पर मीटर स्क्वायर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 323। क्वेश्चन 323 में पूछा है कि जो गुड क्वालिटी की ब्रिक है उसको अगर हम इमर्स करके रखते हैं वाटर में 16 आवर्स के लिए, तो उसका वेट है वो कितने परसेंटेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि कितने परसेंटेज से ज्यादा उसे वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक तो 16 आवर्स के लिए हम नहीं करते, एक 5 आवर्स का भी टेस्ट होता है, 24 आवर के लिए होता है। तो 16 आवर्स के लिए ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, गुड क्वालिटी गुड क्वालिटी ब्रिक इसने बोला है, तो अगर हम गुड क्वालिटी ब्रिक को फर्स्ट क्लास ब्रिक कंसिडर करें तो उस केस में फिर आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए 15%, जो कि होता है 24 आवर के लिए। 24 आवर के लिए 15% होता है। यहाँ पे आंसर की में जो आंसर गिवन है वो 20% गिवन है, बट गुड क्वालिटी अर्थ है तो हम ऑब्वियसली इसको फर्स्ट क्लास में ही कंसिडर करेंगे। और ये मिस्टेक है यहाँ पे, इसके लिए आप जो रेफरेंस यूज कर सकते हो ये अलग अलग बुक्स में गिवन है, बीसी पुणे में भी गिवन है, एस के दुग्गल की बुक में भी गिवन है। एस के दुग्गल की जो बुक है उसमें गिवन है ब्रिक वाले चैप्टर में, पेज नंबर 11 पे, सेकंड चैप्टर है। इसमें गिवन है कि वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी 12 to 15% फॉर 24 आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 324। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है ब्रिक्स का जो एफ्लोरेसेंस का टेस्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रिक को हम इमर्स करके रखते हैं 24 आवर्स के लिए वाटर में, फिर ड्राई करते हैं। तो अगर कोई भी ग्रे और व्हाइट डिपॉजिट्स वहां पे नहीं अपीयर हो रहे सरफेस पे, तो ब्रिक है ये सोल्यूबल साल्ट से फ्री है। बी में गिवन है कि 10% सरफेस है वो कवर्ड है अगर ग्रे और व्हाइट डिपॉजिट्स से, तो ब्रिक में स्लाइट थोड़ा सा एफ्लोरेसेंस है। और सी में गिवन है कि अगर 50% सरफेस कवर्ड है ग्रे और व्हाइट डिपॉजिट्स से, जो पैचेस की फॉर्म में हमें ब्रिक सरफेस पे दिखाई देते हैं, तो ब्रिक में सीरियस एफ्लोरेसेंस है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 325। क्वेश्चन 325 में दो लिस्ट यहाँ पे गिवन है और हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में गिवन है कलर ऑफ ब्रिक, और लिस्ट 2 में गिवन है कि क्ले के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण ये कलर यहाँ पे आता है। तो एक टेबल है जिसमें कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के कलर गिवन है, ये टेबल गिवन है बीसी पुनिमिया की बुक में। तो टेबल में गिवन है कि लाइम इन एक्सेस है उसके कारण आता है ब्राउन कलर। तो जो 1 ऑप्शन है लिस्ट 2 का, ये आएगा डी के साथ में। और ऑप्शंस में देखें तो डी में एक ही जगह यहाँ पे 1 है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा। ब्लैक होगा मैग्नीज एंड आयरन, ब्लूइश ग्रीन होगा एल्कलीज बर्नट एट हाई टेम्परेचर, रेड होगा आयरन के एक्सेस के कारण, और ब्राउन होगा लाइम इन एक्सेस के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 326। क्वेश्चन 326 में पूछा है कि 1 मीटर क्यूब की अगर ब्रिक अर्थ है तो उसका वेट कितना होगा। तो बेसिकली ये ब्रिक का वेट पूछा है, 1 मीटर क्यूब ब्रिक है अगर हमारे पास तो उसका वेट कितना होगा। तो ये होता है 1800 केजी के आसपास, और एक ब्रिक का होता है 3 से 3.5 केजी के आसपास। तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 327। क्वेश्चन 327 में पूछा है कि फायर क्ले, जो गुड फायर क्ले है उसमें एल्यूमिना और सिलिका का कितना परसेंटेज होगा। तो फायर क्ले है एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, इसमें एल्यूमिना का परसेंटेज होता है ये 20 से लेके 35% तक होता है, और सिलिका का परसेंटेज होता है 55 से 75% तक होता है। तो एल्यूमिना की अगर हम चेक करें तो सारे के सारे ऑप्शन ही रेंज में आ रहे हैं,
सिलिका के लिए भी सारे ऑप्शन ही रेंज में है, 75, 65, 70 सारे ही पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए, बट आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन ए है, जो कि गलत है। और इसके रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो एसके दुग्गल की जो बिल्डिंग मटेरियल की बुक है, उसमें पेज नंबर 39 पे जो 2.20 का क्लोज है सेकंड चैप्टर में, उसमें वहां पे फायर क्ले के रिगार्डिंग गिवन है कि इतना एल्यूमिना होता है, इतना सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड होता है 2 से 5% और 1% के आसपास लाइम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 328। क्वेश्चन 328 में यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है, और सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ए में गिवन है कि फायर ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 5 to 10% होता है। बी में गिवन है कि सिलिका ब्रिक्स में जो सिलिका का परसेंटेज होता है वो 95 to 97% होता है। सी में गिवन है कि सिलिका ब्रिक्स में रफली 1 to 2% लाइम ऐड किया जाता है और वो एक्ट करता है एज ए बाइंडिंग मटेरियल। डी में गिवन है कि सिलिका ब्रिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 150 kg/cm² होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे 4-5 ऑप्शंस गिवन हो और ऑल ऑफ द वो गिवन है, वहां पे अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं तो फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन ई होगा। और एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आंसर है वो करेक्ट हो, तो अगर ऐसा हो कि 2 या 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक रॉन्ग है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिर बोनस होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल तो आप वहां पे आंसर कर नहीं सकते। आप 3 ऑप्शन किसी को करेक्ट लग रहे हैं कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी गलत है, तो ऐसे में वो क्या टिक करे, तो लॉजिकली तो ये बोनस होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 329। क्वेश्चन 329 में यहाँ पे 2 लिस्ट गिवन है, एक में कलर ऑफ सैंड लाइम ब्रिक गिवन है और दूसरे में पिगमेंट गिवन है। तो ग्रीन होता है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है, ए का 3 होगा। ग्रे होता है ये कार्बन ब्लैक के कारण ब्लैक होता है या तो, या फिर ग्रे होगा। रेड होता है ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और येलो होता है ये ओस्ट्रा के कारण होता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शंस जो गिवन है उसके हिसाब से काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड को तो सबको याद ही होता है कि आयरन ऑक्साइड के कारण रेड कलर होता है ब्रिक्स में। और सी में देखो तो 4 एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है। मोस्टली आर्गोर के जो क्वेश्चंस है उसने ऑप्शंस जो दिए हैं वो इतने इजी दिए हैं कि अगर आप एक भी ऑप्शन याद रख पा रहे हो, एक भी यहाँ पे मैच याद रख पा रहे हो, तो उसमें आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पूरा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो भी पेपर बनाते हैं वो लोग एज इट इज क्वेश्चंस पिक करते हैं बुक से। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे इतना एफर्ट डालेंगे कि इनके ऑप्शंस को मिक्स एंड मैच करके कुछ डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपको दें। तो आप इसको पूरा याद रखो, इसके बजाय आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, वो ज्यादा बेटर है। और कुछ बेसिक चीजें जो कि आपको याद होना चाहिए, जैसे कि आयरन ऑक्साइड इसका रेड है, ये आपको याद होना चाहिए, बट ये बहुत कम यूज होने वाले पिगमेंट्स हैं, तो इनका नहीं भी याद रख पा रहे हो, क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो तो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 330। 330 में अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और काफी सारे बिल्डिंग मटेरियल में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार गो थ्रू हुए हो इस टाइप के क्वेश्चन से, तो एग्जाम को आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन स्टेटमेंट्स को मैंने वेरीफाई किया है, इनफैक्ट बिल्डिंग मटेरियल के जो भी क्वेश्चंस है मैंने सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर रेफरेंस से वेरीफाई किया है, क्योंकि अगर आंसर में कहीं मिस्टेक है तो आप लोगों के लिए वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आप याद भी रखते हो, एग्जाम में अटेम्प्ट भी करते हो और फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए में गिवन है कि किसी भी मटेरियल को रेडनेस इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, रेडनेस रेड कलर हो जाए तब तक हम उसको हीट करते हैं तो वो कैल्सिनेशन होता है। बी में गिवन है कि लाइम की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण सेट और हार्ड होता है ये डैम प्लेसेस में जहां पे कोई भी फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं है, इसको हम सेटिंग बोलते हैं। तो 2 टाइप के लाइम होते हैं, एक हार्डलिक लाइम होता है जो कि वाटर की प्रेजेंस में सेट होता है, दूसरा एक लाइम होता है जिसको कि एयर चाहिए होती है, बेसिकली उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है सेट होने के लिए, जो उसे मिलती है एयर से। सी में गिवन है कि वो प्रोडक्ट जो कि कैल्सिनेशन के बाद हमें मिलता है वो होता है लाइम। तो बेसिकली CaCO3 होता है लाइमस्टोन, इसको जब हम हीट करते हैं तो CaO लाइम, और जिसको हम कास्टिंग लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं,
ये मिलता है और CO2 है ये बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 331। क्वेश्चन 331 में गिवन है कि क्विक लाइम और कॉस्टिक लाइम जो है उसका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ए में गिवन है कि कैल्सिनेशन से मिलता है हमें प्योर लाइमस्टोन के, ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि ग्रेट एफिनिटी टू मॉइस्चर होता है। सी में गिवन है कि एमोर्फिश है। तो सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 332। क्वेश्चन 332 काफी अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि 10 kg अगर क्विक लाइम है हमारे पास और उसको स्लैकिंग करवानी है तो कितना थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ये होती है कि CaO है, ये H2O के साथ में रिएक्ट करके CaOH ट्वाइस बनाता है हाइड्रेटेड लाइम। तो 1 मोल होगा क्विक लाइम का, वो रिएक्ट करेगा विथ 1 मोल ऑफ वाटर H2O। तो मोलिकुलर वेट अगर हम लिखें, 1 मोल का वेट जो लाइम का होगा, क्विक लाइम का, वो होगा 40 Ca का प्लस O का 16, 56 ग्राम। और H2O का मोलिकुलर वेट होगा, वो होगा 12 प्लस 16, 18 ग्राम। मतलब 56 ग्राम अगर हमारे पास क्विक लाइम है तो इसके लिए हमें 18 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए। तो इसी से हम ये निकाल सकते हैं। 1 ग्राम के लिए चाहिए 18/56 और 10 kg के लिए चाहिए 10। ये ग्राम में है, नीचे वाला ग्राम में है तो कैंसिल हो जाएगा। 10 है वो kg में है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो kg में आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.2 kg, जो कि गिवन है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 333। 333 में पूछा है कि कौन सा मटेरियल गिवन है मटेरियल में से एयर बाइंडिंग मटेरियल है। एयर बाइंडिंग मटेरियल को नॉन हार्डलिंग मटेरियल भी बोलते हैं। ये वो मटेरियल हैं जो एयर की प्रेजेंस में सेट होते हैं। इनको सेट होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मली जो अपना पोर्टलैंड सीमेंट है उसको वाटर चाहिए सेट होने के लिए, वैसे ही इनको एयर चाहिए। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं जो इन्हें एयर से मिलता है। तो जिप्सम CO2 के साथ रिएक्ट करके हार्ड हो जाता है। क्विक लाइम जो है CaO, ये CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है। और एसिड रेजिस्टेंट जो सीमेंट है ये एक स्पेशल टाइप की सीमेंट है जो कि बनी होती है Na2SiO3 से, जिसको सोडियम सिलिकेट या सोल्वेबल ग्लास भी बोला जाता है। ये होता है एसिड रेजिस्टिंग, इसमें एग्रीगेट्स होते हैं और एक एडिटिव होता है जो कि रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये जो सोल्वेबल ग्लास है ये CO2 के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 और SiOH, ये 4 हो गए यहाँ पे, ये रिएक्शन यहाँ पे होती है और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये अमोर्फस होता है। तो एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट भी एयर की प्रेजेंस में सेट होती है क्योंकि यहाँ पे CO2 ले रहा है। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 334। क्वेश्चन 334 में स्टेटमेंट गिवन है और सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे ए में गिवन है कि अगर लाइम है वो एक्सेस में हो सीमेंट में तो सीमेंट को अनसाउंड बनाता है, वो एक्सपैंड होती है और डिसइंटीग्रेट होती है। साउंडनेस का मतलब है कि सेट होने के बाद सीमेंट में कोई वॉल्यूम चेंजेस ना हो। अगर सेट होने के बाद सीमेंट में वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है अनसाउंडनेस। और वॉल्यूम चेंज होके एक्सपैंड होना चाहेगी सीमेंट और उसमें प्लास्टिसिटी अब है नहीं, तो एक्सपैंड होने के कारण वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। स्टेटमेंट बी में गिवन है कि सिलिका है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है सीमेंट को, बट ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ सिलिका है तो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ सिलिका है तो कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं इससे, जिससे कि स्ट्रेंथ मिलती है सीमेंट को। सी में गिवन है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिना है ये वीक करता है सीमेंट को। तो एल्यूमिना के कारण जो सेटिंग होती है सीमेंट में सबसे पहले वो एल्यूमिना के कारण होती है क्योंकि वो सबसे पहले रिएक्ट करता है। और एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर एल्यूमिना है तो ये एज ए फ्लक्स एक्ट करता है और ये क्लीनिंग टेम्परेचर जो है उसको कम कर देता है, इसके कारण वीक हो जाती है सीमेंट। डी में गिवन है कि जिप्सम हम ऐड करते हैं ताकि इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। तो आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 335। इसमें पूछा है कि सीमेंट किसके कारण अनसाउंड हो जाती है। तो सीमेंट में अनसाउंडनेस होती है सल्फर के कारण भी होती है, लाइम के कारण भी होती है, मैग्नीशिया के कारण भी होती है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। और ली चैटेलियर या ऑटोक्लेव मेथड से हम इसको फाइंड करते हैं।
336 में पूछा है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, तो C3 होता है वो अर्ली, C3S अर्ली स्ट्रेंथ के लिए होता है, और लेट स्टेजेस पे जो स्ट्रेंथ मिलती है वो C2S के कारण मिलती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। 337 में गिवन है कि कौन सा कंपाउंड है जो सबसे पहले रिएक्ट करता है वाटर के साथ में सीमेंट में, तो ये कंपाउंड होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसके कारण सेटिंग होती है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 338। क्वेश्चन 338 में यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है लो हीट सीमेंट की रिगार्डिंग, और पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट, और सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। लो हीट एक स्पेशल टाइप की सीमेंट है जिसमें स्ट्रेंथ का जो गेन होता है वो स्लोली होता है, इसमें C2S होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, C3S थोड़ा कम होता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो इसकी वही होती है जो कि पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ है, बट स्ट्रेंथ का जो गेन हो रहा है वो स्लोली हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि हम इसको स्पेसिफिक पर्पस से यूज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें बहुत ही थिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि कोई डैम बनाना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जो सीमेंट और वाटर की होगी, इसमें हीट रिलीज होगी। अब हीट जो बाहर निकल पा रही है वो सिर्फ सरफेस से निकल पा रही है, और जो कंक्रीट का वॉल्यूम है उसके कंपैरेटिवली सरफेस एरिया है वो बहुत कम है, तो हीट रिलीज हो रही है वो स्लोली हो रही है, और जनरेट हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा स्ट्रक्चर का। अगर थिन स्ट्रक्चर है तब तो सरफेस एरिया काफी सारा है, तो ये रिलीज भी हो रही है आराम से, तो कोई इश्यू नहीं है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए स्पेसिफिकली हम इस सीमेंट को डिजाइन किया है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ए में गिवन है कि कंप्रेसिव लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बी में गिवन है कि इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर होता है, सी में गिवन है कि 10 आवर फाइनल सेटिंग टाइम होता है, और डी में गिवन है कि मास कंक्रीट वर्क के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ई होगा। बट ए वाले स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो ये पूरा एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। स्ट्रेंथ का गेन स्लोली हो रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो सेम है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप इसको करेक्ट बोलोगे, वहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ पे इनकरेक्ट दिया होता और ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, इनकरेक्ट पूछा होता, तो उस केस में फिर एक को इनकरेक्ट करते, क्योंकि बाकी तो पूरे पूरे सही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी और आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने जो पूछा है वो आपको समझना है। क्वेश्चन 339 में पूछा है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ये क्या कंटेन करती है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसमें C3S का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक होती है रैपिड हार्डनिंग जिसमें थोड़ा सा हम फाइन उसको ग्राइंड करते हैं और C3S का परसेंटेज ज्यादा रखते हैं। एक होती है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग जिसमें कि फिर हम CaCl2 वगैरह जो एक्सीलेटर हैं वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 340। क्वेश्चन 340 में पूछा है कि कौन सी सीमेंट, नीचे गिवन जो सीमेंट है उनमें से हम कैनाल लाइनिंग के लिए यूज करते हैं, तो कैनाल लाइनिंग के लिए हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि सोइल में हो सकता है कि सल्फेट प्रेजेंट हो, तो सल्फेट रेजिस्टिंग एक स्पेशल टाइप की सीमेंट है जिसमें कि C3A जो है ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट, ये स्ट्रिक्टली बिलो 5% होता है, और इसको नॉर्मली हम फाइन ग्राउंड करते हैं, फाइन पीसते हैं इसको, और ये सल्फेट रेजिस्टिंग इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि सल्फेट्स अगर सीमेंट में प्रेजेंट है, तो सीमेंट में क्या मतलब, जैसे सोयल में प्रेजेंट है कैनाल के लिए, तो सल्फेट्स कहीं पे भी आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जहां पे हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो वो सल्फेट्स जो सीमेंट में एल्यूमिनेट है उनके साथ रिएक्ट करेंगे और सल्फर एल्यूमिनेट बनाएंगे, जो इनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं। जो बनेगा सल्फर एल्यूमिनेट वो एक्सपेंसिव होगा, और एक्सपेंसिव होगा तो फिर डिसइंटीग्रेशन होगा, तो इसलिए हमें ये स्पेसिफिक सीमेंट यूज करनी होती है, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। 341 में गिवन है कि सी सैंड जो है वो स्ट्रक्चर्स में हम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्या रीजन है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसमें डैम्पनेस भी होती है, इसमें एफ्लोरेसेंस भी होता है, और प्लस्टर वगैरह है उसमें डिसइंटीग्रेशन भी होगा, और ऐसा इसलिए कि सी सैंड में जो सॉल्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन 342 में पूछा है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए 30 लीटर अगर वाटर रिक्वायर्ड है तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 केजी होता है और 30 लीटर वाटर का जो वेट होगा वो भी 30 केजी होगा। तो हमसे पूछा वाटर सीमेंट रेशियो, तो 30 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा 0.6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 343 में डिफरेंट टाइप के मटेरियल स्ट्रक्चर्स के लिए WC रेशियो गिवन है और सारे स्टेटमेंट यहाँ पे भी करेक्ट है। ए में गिवन है कि थिन स्ट्रक्चर्स जो कि वेटिंग और ड्राइंग से सब्जेक्टेड है उनके लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 होना चाहिए, मास कंक्रीट के लिए 0.55 होना चाहिए और थिन स्ट्रक्चर्स विच रिमेन्स कंटिन्यूअसली अंडर वाटर इनके लिए वाटर सीमेंट रेशियो वो 0.55 होना चाहिए। और ऑप्शन डी में गिवन है कि मैसिव स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके लिए जो कंक्रीट यूज करते हैं उसमें वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.65 होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 344 में भी कंक्रीट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट गिवन है और सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में गिवन है कि कंक्रीट की जो थ्योरी है फॉर्मेशन की, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स। बी में गिवन है कि बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है इसको हम कंसिडर करते हैं जब हम एग्रीगेट्स को वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन ले रहे हैं। जैसे वॉल्यूम के बेसिस पे अगर हम एग्रीगेट्स को ले रहे हैं तो हमें बल्किंग ऑफ सैंड को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि बल्किंग ऑफ सैंड है वो एग्रीगेट्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रही है। सी में गिवन है कि ड्राई सैंड और जो सैंड कंप्लीटली फ्लडेड है वाटर से वो सेम वॉल्यूम होगा दोनों का। तो सैंड है ये 3 फेज सिस्टम है जिसमें एयर होगा, वॉइड्स हैं जिनमें या तो एयर है या फिर वाटर होगा और जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो हैं। तो जिन वॉइड्स में पहले एयर फिल की हुई है अगर हम सोइल को सैचुरेटेड कराएंगे तो उसी वॉइड्स में वाटर चला जाएगा। तो जो ड्राई थी पहले उसका भी वॉल्यूम वही होगा, जो फ्लडेड है उसका भी वॉल्यूम वही होगा। डी में गिवन है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स जो है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में जिनकी लेंथ है वो 12 मीटर से ज्यादा है। तो डी भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 345 में अगेन यहाँ पे 2 लिस्ट गिवन है, हमें मैच करना है। ए में गिवन है पिच, तो पिच होता है ये इनर मोस्ट पोर्शन होता है, तो ए का हो जाएगा 3 और ऑप्शंस में आप देखो तो इतना ही सफिशिएंट है। बी जो हार्डवुड है इसका हो जाएगा 1, इनर जो एनुअल रिंग सराउंडिंग द पिथ के बाहर का जो है वो हार्डवुड हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा। सी का हो जाएगा 2, जो थिन लेयर ऑफ सैप है बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क, और डी का हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 346 में पूछा है कि जो ओरिजिनल राउंडेड सरफेस होती है वुड की वो अगर टिम्बर पे बची हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेन, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये यहाँ पे आउटर साइड में आपको ये दिख रहा होगा, ये वाली सरफेस, इसको बोला जाता है वेन। क्वेश्चन 347 में पूछा है कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है जिसमें कि फंगस है जो ड्राई रोट उसकी रैपिड ग्रोथ होती है। तो ये सारे ही है, यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। और अगर आप ये क्वेश्चन या कोई और भी बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है और वहां पे मैं डिटेल्ड नोट्स जो मैंने रिटन नोट्स बनाए हुए हैं वो शेयर करती हूँ। यहाँ पे वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल ऐसा सब्जेक्ट है आप बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हो तो भी कोई इतना इश्यू नहीं है। क्वेश्चन 348 में पूछा है कि वो कौन से क्रैक्स हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम बार्क टुवर्ड्स द सैपवुड, बाहर से होते हैं और वो अंदर की तरफ ऐसे एक्सटेंड होते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्री में, तो इसको हम बोलते हैं स्टार शेक। तो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और कुछ ऐसे दिखाई देते हैं ये, जो ये फर्स्ट वाला है ये स्टार शेक है, तो बाहर तो काफी वाइड है, उसके बाद धीरे धीरे अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं जो ये है, और ये नैरो होते जा रहे हैं, तो ये होता है स्टार शेक। इसमें रेडियल स्प्लिट होते हैं बट रेडियल शेक नहीं बोलते हैं हम इसको, ऑप्शन ए में गिवन है रेडियल शेक।
तो रेडियल स्प्लिट जो है ये है यहाँ पे स्प्लिट, बट बोला जाता है इसको स्टार शेक। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 349 में पूछा है कि वो कौन से क्रैक है जो कि बनते हैं श्रिंकेज ऑफ द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द वुड एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो एक्सपोज हो रही है वुड, उसके कारण जो एक्सटीरियर सरफेस पे क्रैक आ रहे, तो ये होते हैं विंड क्रैक्स। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ये जो क्रैक्स हैं ये हैं विंड क्रैक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 350। क्वेश्चन 350 में यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है प्लाईवुड के रिगार्डिंग, और हमें पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। और यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में गिवन है कि प्लाईवुड है उसमें स्प्लिटिंग और क्रैकिंग नहीं होगी एटमॉस्फेयर में चेंजेस के कारण। बी में गिवन है कि कमर्शियल प्लाईवुड है वो अवेलेबल है 150 सेंटीमीटर की विड्थ तक और 300 सेंटीमीटर की लेंथ तक। सी में गिवन है कि प्लाईवुड है उसमें यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इन ऑल डायरेक्शंस। टिम्बर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें अलोंग द ग्रेन्स जो स्ट्रेंथ होती है वो तो काफी अच्छी होती है, बट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है। तो प्लाईवुड के लिए हम सिंपल लेयर्स लेते हैं वुड की। एक लेयर हमने इस तरीके से रखी, दूसरी लेयर है वो इसके परपेंडिकुलर रखी, तो इसलिए दोनों डायरेक्शन में ही इसकी स्ट्रेंथ है वो सेम होती है। क्योंकि कुछ ग्रेन्स हैं जिनके लिए ये पैरेलल डायरेक्शन में है इस वाली लेयर के लिए, और इधर की डायरेक्शन की स्ट्रेंथ देखें तो ये वाले जो लेयर है इसके लिए ग्रेन्स की पैरेलल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है वो हम मेजर कर रहे हैं, तो दोनों सेम होंगे। सी करेक्ट होगा। डी में गिवन है कि प्लाईवुड है लाइट इन वेट होते हैं, तो डी भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।